साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरनामा की। क्या जातीय जनगणना पर पीएम मोदी के खिलाफ सीएम नीतीश को आरजेडी भड़का रही है? ये सवाल तेजस्वी यादव की शुक्रवार को कही गई कुछ बातों के बाद उठे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर 4 अगस्त को सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, लेकिन अभी तक पीएम मोदी की तरफ से मिलने का समय नहीं दिया गया है। बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री को 1 हफ्ते से समय नहीं मिल रहा, तो ये उनका अपमान है। यही नहीं, आरजेडी ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी भेजी है। तेजस्वी यादव ने बताया कि सीएम नीतीश के बाद अब हमने भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भेजी है। दूसरी ओर आरजेडी नेता ने बिहार सरकार से मांग की है कि अगर केंद्र सरकार मना करती है तो राज्य सरकार इस मामले में आगे बढ़े। जैसे कर्नाटक सरकार ने अपने तर्ज पर जातिगत जनगणना कराई है, उसी तरह से बिहार सरकार भी जातिगत जनगणना कराने का काम करे। तेजस्वी ने कहा कि जातिगत जनगणना की मांग करते हैं तो ये नहीं कि हम जात पात की राजनीति करते हैं। आप समझिए कि जो गरीबी, पिछड़ेपन की बीमारी है, जो अंतिम पायदान पर हमारा समाज खड़ा हुआ है, ये उसके उत्थान के लिए है। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है, ये जब तक हमें पता नहीं चलेगा, तब तक हम उनके विकास के लिए अलग से कोई योजना नहीं बना सकते। इसलिए जरूरी है कि जातीय जनगणना कराई जाए। व्यक्तिगत जनगणना को लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोगों ने संघर्ष किया और बिहार विधानसभा में एक बार नहीं बल्कि 2 बार सर्वसम्मति से सभी दल इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी भी विधानसभा से प्रस्ताव 2 बारी जो है केंद्र सरकार को भेजने का काम किया गया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पिछले मॉनसून सत्र में आप सब लोगों ने देखा होगा कि बिना भेदभाव के, बिना मतभेद के हम लोगों की मांग थी कि भाई जब 2 बार बिहार विधानसभा से पारित हो चुका है जातिगत जनगणना को लेकर के, भले ही मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी बिहार के जितने भी दल विधानसभा में जिन लोगों ने पारित किया, एक कमेटी बना करके प्रधानमंत्री जी से मिलने हम लोग चलें और जातिगत जनगणना की मांग जो रही है उसको जो है उंगली रामा हम लोग पहनाने का काम करें। हम लोग पिछली बार मॉनसून सत्र में हम खुद स्वयं सभी विपक्षी दलों के साथ, चाहे लेफ्ट पार्टियां हों, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी, हम सभी जितने नेता थे मुख्यमंत्री जी से जाकर के मिले। तो बिहार में बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल जातिगत जनगणना कराए जाने के पक्ष में हैं। बीजेपी के सहयोगी जेडीयू भी इस बारे में आवाज उठा चुकी है। सीएम नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी को इस बारे में पत्र लिखा है और आज तेजस्वी यादव ने भी इस बारे में पीएम मोदी को पत्र लिख दिया है। सुनते हैं प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहना रहा तेजस्वी यादव का। लेकिन इसमें तो निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है कि बिहार विधानसभा अगर 2 बार पारित करता है तो क्या अहमियत रहेगी बिहार विधानसभा की। अगर प्रधानमंत्री जी मिलने का समय तक नहीं देते हैं तो आप समझ जाइए जो एनडीए के पार्टनर हैं, और हमको लगता है कि पूरे उत्तर बिहार में सबसे बड़े अगर कोई पार्टनर हैं एनडीए के तो वो नीतीश कुमार जी हैं।
और नीतीश कुमार जी की ऐसी अगर बेइज्जती होगी, जो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने का समय प्रधानमंत्री जी नहीं दे रहे हैं, उनके साथ सारा बिहार विधानसभा का डेलीगेशन को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार जी की क्या पूछ है केंद्र सरकार। आप देखिए ना, आप प्रधानमंत्री जी का एक बार ट्विटर हैंडल आप देखिए, जो हर किसी से मिल रहे हैं। ये 4 तारीख से लगातार मुख्यमंत्री जी समय मांग रहे हैं, लिखा भी गया है, चिट्ठी भी लिखा गया, कौन कौन लोग जाएंगे इसका भी नाम भेज दिया गया है। फिर भी अगर समय नहीं मिल रहा है, एक होता ना कि भाई फलना तारीख को मिलेंगे, वो भी तो नहीं बताया गया कि 1 महीने बाद मिलेंगे या 10 दिन बाद मिलेंगे या 15 दिन बाद मिलेंगे, ये तक अब तक सूचित नहीं किया गया। नहीं, धरना तो वो तो बाद में, अगर कोई विकल्प नहीं है तो हम तो भाई, जाहिर सी बात है, अगर बिहार विधानसभा से कोई चीज सर्वसम्मति सर्वदलीय पास हुआ है तो जाहिर सी बात है हम तो बैठेंगे, सब लोगों को बैठना चाहिए। नहीं, देखिए, किसान आंदोलन को लेकर के, किसानों की मांग को लेकर के कुछ लोगों ने जो है अपनी मांग को मजबूती के साथ रखने की कोशिश की, और किसानों का तो एक मांग तो बड़ा जायज है भाई कि एमएसपी तो होना ही चाहिए, और अब तक जो है उस पर कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं होती है, तो लोगों का सब्र तो टूटेगा ना भाई। लोग, जो जनप्रतिनिधि, जो लोग चुन करके आते हैं, जिनको जनता भेजती है, उनसे तो जनता सवाल करेगी ना। जब उन जनप्रतिनिधि का मान सम्मान और उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो इस तरह की चीजें होती हैं। कोई पहली बार नहीं, पहले भी पूर्व में भी हुई है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस चीज को सॉर्ट आउट कैसे किया। आप कम से कम किसानों से बात तो कीजिए, उनको भरोसा तो दिलाइए। करो, बाहर के किसान थोड़ी ना, आप ही के देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं, उन्हीं के बदौलत हम लोग जो है पेट भरते हैं। अगर जो पेट आप जो व्यक्ति, जो लोग आपका पेट भरते हैं, आप उसका नहीं सुन रहे हैं, तो आप तो किसी का नहीं सुनिए। ये लोग भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं, तो भाई सर्वसम्मति से बीजेपी के लोगों ने क्यों पास किया? सदन में 1 बार नहीं 2 बार पास किया है ना भाई, भाजपा के लोगों ने। सर्वसम्मति से ना पास हुआ तो कौन सी बात सही है? वो तो बीजेपी के लोग ही बताएं। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार के बयान ने ही सियासी पारा बढ़ा दिया था। 3 दिन पहले सीएम नीतीश के दिए गए बयान को ही तेजस्वी यादव ने आधार बनाते हुए पीएम मोदी पर हमला किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वीकार किया था कि प्रधानमंत्री मोदी को जो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक सर्वदलीय नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलने का समय मांगा था, उस पर पीएमओ का आज तक उन्हें जवाब नहीं मिला है। चलिए एक बार फिर से हम आपको वो बयान सुना देते हैं। जी को जो पत्र लिखे हैं तो आप सबको मालूम ही है, वो तो हम बता ही चुके हैं। वो 4 तारीख को ही उनके पास कार्यालय में पहुंचा दिए, तो इसलिए 4 तारीख को फर्स्ट हाफ में, अभी तक तो कुछ नहीं है। अब तो भाई देखिए, ये सब बात तो केंद्र सरकार पर नहीं, और हम लोग तो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, तो इसकी जाति आधारित जनगणना हो जाए, तो ये तो हम लोगों की पुरानी मांग है। तो पुरानी मांग है और शुरू से पहले भी बता चुके हैं, तो उसी को लेकर के, और जैसा कि सबको मालूम ही है कि बिहार में विधानसभा विधान परिषद में 2019 में भी सर्वसम्मति से पारित हुआ, 2020 में भी विधानसभा में सर्वसम्मति से दोबारा पारित हुआ। हम लोगों ने इसको प्रेषित किया है और इसके लिए हम लोग हमेशा अपनी बात कहते हैं। तो हम लोग की तो इच्छा है, इसका फायदा होगा बहुत। देखिए, अगर जो जाति आधारित जनगणना एक बार भी कम से कम करा देंगे तो एक एक चीज की जानकारी होगी पूरे देश। खबरनामा में आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से
असर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जातीय जनगणना का जिन्न एक बार फिर से जाग उठा है। लगातार कई राजनीतिक दल जातीय जनगणना की मांग कर चुके हैं। इस बीच बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सभी राजनीतिक दलों के बीच एक एकजुटता बनती हुई नजर आ रही है। इस बीच तेजस्वी यादव ने भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है, जिसके बाद आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने तमाम जानकारी साझा की है। इसी मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज रूम से हमारे सहयोगी योगेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मसले पर तमाम जानकारी के साथ। योगेश, बात इतनी है कि जातीय जनगणना क्योंकि सरकार इसके लिए राजी नहीं हो रही, तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अब हर एक विपक्षी दल जातीय जनगणना कराना चाह रहा है। अब आप देख लीजिए, बिहार में तो सारी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं कि जातीय जनगणना करवाई जाए। सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि क्यों करवानी है जातीय जनगणना? जिस मंशा के साथ ये जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं, क्या इनकी वो मंशा जायज है? क्या वाकई में ये पिछड़ों का इतना ध्यान रख रहे हैं या इनका अपना ही कोई स्वार्थ इसमें छुपा हुआ है? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं पल्लवी। मंशा क्या है उस पर बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 1931 में सबसे पहले जब जातीय जनगणना यानी देश की अंतिम जो जातीय जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। तब देश नहीं आज़ाद हुआ था और उसके बाद 1941 में किन्हीं कारणों 1941 में इसका डाटा सामने नहीं आ पाया था। वजह यह थी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और उसके बाद इसका सही डाटा सामने नहीं आ पाया था। उसके बाद जब 1951 आया तो सन 1951 में इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री जो केंद्रीय गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक ताना बाना जो है वो बिगड़ जाएगा। अगर जातीय जनगणना कराई जाती है तो ये सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। इस वजह से जातीय जनगणना नहीं कराई गई और उसके बाद लगातार अब तक जातीय जनगणना नहीं हुई है। 2011 तक लगातार जनगणना होती ही रही, लेकिन इसको लेकर के अब जो आवाज मुखर हुई है, जो ये राजनीतिक दल आवाज अपनी उठा रहे हैं कि अब जातीय जनगणना कराई जाए। दरअसल बिहार से इसलिए आवाज तेज हो रही है कि वहां इन सत्ताधारियों को या जो विपक्ष में दल जो विपक्ष के नेता बैठे हैं उनको इस जनता से या ओबीसी या पिछड़े वर्ग से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर वास्तविकता देखा जाए तो दरअसल वहां पर केवल राजनीतिक वोट बैंक की सियासत को साधने के लिए ही ये आवाज उठ रही है, क्योंकि अगर वहां का आंकड़ा देखा जाए तो 52% अन्य पिछड़ा वर्ग है बिहार में और उसी वोट बैंक पर इन सभी राजनीतिक दलों की टकटकी लगी हुई है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं कि इस वर्ग के लोगों को यह बता सकें कि जो अगर सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो हम हैं। वजह यही है। और जिस तरीके से अभी ओबीसी आरक्षण ओबीसी बिल को लेकर जिस तरीके से संसद में पास हुआ, अब आरक्षण को लेकर के कहा जा रहा है कि उसकी 50% जो सीमा है उसको खत्म कर दी जाए, क्योंकि नहीं तो इस बिल का कोई मतलब नहीं होगा। राज्यों के हाथ में जो बिल जरूर आ गया है लेकिन कोई मतलब नहीं होगा। तो इन राजनीतिक दलों का अगर जिक्र किया जाए तो इन राजनीतिक दलों को शायद ये नहीं पता होगा, सत्ताधारियों को ये नहीं पता होगा, जो उनके नेता हैं जो मिनिस्टर हैं, कि उनके राज्य में बेरोजगारी कितनी फीसदी है, कितने बेरोजगार हैं और शिक्षा का हाल क्या है, आलम क्या है, ये उनको खुद उनके आंकड़े नहीं पता होंगे। शिक्षा मंत्री से अगर अचानक पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्या हालात हैं, श्रम मंत्रालय से अगर पूछ लिया जाए कि आपके पोर्टल में कितने ऐसे नाम दर्ज हो चुके हैं जो बेरोजगार हैं, तो आलम यह है कि वास्तविकता अगर किसी मिनिस्टर से भी अचानक ये सवाल पूछे जाए तो शायद वो भी नहीं बता पाएंगे। हालात ये हैं, सोचिए आप, केवल और केवल राजनीतिक विरासत या राजनीतिक वोट बैंक को साधने के लिए ये सारे राजनीतिक दल जो हैं अब इस बात को लेकर के मुखर हो गए हैं। केंद्र सरकार से जिस तरीके से अब ये मांग की जा रही है, नीतीश कुमार ने भी पत्र लिखा है, 4 अगस्त को पत्र लिखा था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या उनके कार्यालय की तरफ से अभी तक उनको मिलने का समय नहीं दिया गया है और अब उसी को लेकर के लगातार जिस तरीके से तेजस्वी यादव मुखर होते नजर आ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं अगर ये कहें कि उकसाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बीच में खटास दे रहा है कि तेजस्वी यादव कुछ अपनी अलग ही एक खिचड़ी पका रहे हैं और नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार का अपमान है, उन्हें कब से इतना मान और अपमान की चिंता होने लगी, तो वो उनकी अपनी एक अलग ही खिचड़ी यहाँ पर पक रही है। अब एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हैरानी की बात है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। जैसे कि बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने तो संसद में ही कह दिया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि बिहार विधान परिषद से 3 बार प्रस्ताव पास हुआ है जातीय जनगणना को लेकर और उसमें बीजेपी के विधायक भी शामिल थे। तो भारतीय जनता पार्टी भी क्या एकमत नहीं है इसको लेकर? योगेश,
बिल्कुल, देखिए पल्लवी, बता दें आपको, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खुद कुछ नेता इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में इस पर एक बड़ा फैसला ले लिया जाए, क्योंकि केंद्रीय जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, अगर ये कहें कि उस पर विचार मंथन कर रहा होगा और वो पूरे आंकड़े लगा रहा होगा, आंकड़े इस बात के नहीं बटोर रहा होगा कि प्रदेशों में क्या हालात हैं, प्रदेशों में व्यवस्था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, इन चीज़ों के आंकड़े नहीं, बल्कि आंकड़े ये लगा रहा होगा कि अगर हम जातीय जनगणना को लाते हैं, जातीय जनगणना कराते हैं, तो हमारे वोट बैंक में फायदा कितना होगा, कितनी अन्य राजनीतिक दलों के वोट बैंक में वो सेंधमारी कर सकते हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं बैठक का दौर जारी होगा अंदर अंदर। अभी ये खबरें प्रकाशित नहीं हो रही, खबरें सामने नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर्स लीडर हैं, अब संघमित्रा का आपने जिक्र किया, संघमित्रा मौर्य सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, जिस तरीके से उन्होंने भी इस बात को लेकर के कहा, और उनके जो पिता हैं वो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, श्रम मंत्रालय उनके पास है, तो लगातार जाहिर सी बात है अगर संघमित्रा ने आवाज उठाई है तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से भी ये आवाज मानी जा सकती है, और लगातार अन्य जो नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मंथन जरूर चल रहा होगा पल्लवी, अंदर अंदर। बिल्कुल, अंदर ही अंदर इस बारे में चर्चाएं जरूर हो रही होंगी। शुक्रिया योगेश, तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो जातीय जनगणना का जिन्न जाग उठा है, हालांकि ये जिन्न कितने दिन तक जागा रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। जातीय जनगणना को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर तमाम हमले बोले हैं। खास बात यहां पर यह है कि आज तेजस्वी यादव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी गई है और जातीय जनगणना की मांग को दोहराया गया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बिहार में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं। जातीय जनगणना की मांग लगातार की जा रही है। इस बीच में अब तेजस्वी यादव एक तीर से दो निशाने साधते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने जहां प्रेस वार्ता के दौरान जातीय जनगणना की मांग उठाई, उसके अलावा उन्हें बड़ी चिंता हुई कि सीएम नीतीश कुमार का अपमान हो रहा है। उन्होंने ये बात कही भी है कि नीतीश कुमार के पत्र का जवाब ना देना, उन्हें मिलने का समय ना देना, यह सीएम नीतीश का अपमान है। और अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों से हम आपका यहाँ परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, और आरजेडी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार जी भी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। भाई अरुण कुमार जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। सर, जातीय जनगणना की आप मांग कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम नीतीश के मान अपमान की कब से चिंता होने लगी? आज प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने 2-3 बार ये बात दोहराई कि ये तो सीएम का अपमान है और उन्हें खुद अब इस बारे में सोचना चाहिए। अरुण जी, देखिए, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मैं उपस्थित जो अपनी बात को रखा, ये नीतीश कुमार की बात नहीं है, ये पूरे बिहार के अपमान की बात है। आप हर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, और बिहार विधानसभा 2 बार सर्वसम्मति से, जिसमें बीजेपी के द्वारा भी प्रस्ताव पारित हुआ है, सर्वसम्मति से सभी लोगों ने एक मत होकर के इस पर विधानसभा का निर्णय भेजा है प्रधानमंत्री के यहाँ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो मिले सर्वदलीय लोगों से, सब दल के लोगों से मिल करके नेता प्रतिपक्ष ने जो मांग रखा था, उस मांग को सुनते हुए उन्होंने, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से समय मांगा। तो नीतीश कुमार जी ने जो समय मांगा, तो एक बिहार का मुख्यमंत्री समय मांग रहा था, न कि नीतीश कुमार मांग रहे थे। तो जब बिहार का मुख्यमंत्री का चिट्ठी गया, तो उनकी बातों को अनसुना कर देना, ये तेजस्वी यादव का भी अपमान है और नीतीश कुमार का भी अपमान है और भारतीय जनता पार्टी का भी अपमान है, जो बिहार की शाखा है। सभी लोगों का, बिहार के लोगों का अपमान कैसे सहेगा तेजस्वी प्रसाद यादव? अगर नीतीश कुमार का अपमान इस मुद्दे पर जब सभी विधानसभा के सभी सदस्य ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके जो भेजने का काम किया, इसका मतलब आप सभी दलों का अपमान कर रहे हैं, पूरे बिहार का अपमान कर रहे हैं। ये बतलाने का कोशिश किए हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, और जातीय जनगणना
कराने से क्यों घबरा रहे हैं? जातीय जनगणना से क्या हो जाएगा? जातीय जनगणना से कोई विद्वेष फैलने वाला नहीं है। जातीय जनगणना कराने का अर्थ ये है कि जातीय जनगणना से आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति हर एक जाति का क्या है। बहुत सारे लोग आरक्षण का जो लाभ उठा रहे हैं उसको क्या स्थिति है, जो आरक्षण नहीं उठा रहे हैं आरक्षण का लाभ उसकी स्थिति क्या है, मंदिर के आगे जो भीख मांग रहे हैं वो कौन जात के लोग हैं, कौन कौन लोग रिक्शा चला रहे हैं, कौन लोग की स्थिति फौजदारी का काम कर रहे हैं, ये स्थिति पता चलेगा तो सरकार को योजना बनाने में सहूलियत होगी कि उन लोगों के लिए योजना बनेगी जो कि गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कि भीख मांगने का काम कर रहे हैं, जो कि रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं, जो कि दैनिक मजदूरी का काम कर रहे हैं। सरकार उसके लिए योजना बनाने की काम करेगी। अगर हमें मालूम ही नहीं रहेगा कि इस जात की स्थिति क्या है तो सरकार की तरफ से ही गरीबों के लिए कितनी योजनाएं चलाई गई हैं। सवाल तो ये है ना कि वो योजनाएं किस तरीके से पहुंच रही हैं, और जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से गरीबों के उत्थान के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं उसमें जात पात का तो कोई भेदभाव ही नहीं है कि अगर आप इस जात के हैं तो ही आपको योजना का लाभ मिलेगा। इस तरह की तो अभी कोई स्थिति बनी हुई नहीं है। मेरे हिसाब से जो योजनाएं पहले से बनी हुई हैं उनका लाभ कैसे पहुंचे ये राजनीतिक दलों को देखना चाहिए। पहले से बनी योजनाओं का लाभ उक्त गरीब लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है, उस समाज के अंतिम लाइन में खड़ा व्यक्ति के पास नहीं पहुंच रहा है। उसी अंतिम व्यक्ति के पास विकास को, अंतिम व्यक्ति के पास सरकार के जो संसाधन को पहुंचाने के लिए जातीय जनगणना बहुत ही जरूरी है। इससे जात पात पहनने की कहा बात हो रही है यहाँ। इससे अगड़े का भी लाभ होगा, इससे पिछड़े का भी लाभ होगा, इससे अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है वो पता चलेगा, उसमें दलितों की स्थिति क्या है वो पता चलेगा, जो पिछड़ों में भी पिछड़ा है, अति पिछड़ा है उसकी स्थिति क्या है वो पता चलेगी। तो सरकार उस अनुरूप अति पिछड़ों और पिछड़ों के लिए जो बिल लाएगी, जो सरकार उसके लिए जो व्यवस्था करेगी उसके पास पहुंचने का वास्तविक स्थिति पता चल पाएगी कि कौन अति पिछड़े वर्ग में आता है, कौन पिछड़े वर्ग में है, अल्पसंख्यक समुदाय अति पिछड़े वर्ग के तो बात हटा दीजिए। आपकी मंशा ये है कि जो स्वर्णों में भी वंचित है उनको लाभ मिल पाए। एक रिएक्शन ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास। एक रिएक्शन ले लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आपने सारी बातें सुन ली होंगी अरुण कुमार जी की। मैं अपना सवाल भी इसमें ऐड कर देती हूं कि क्या जातीय जनगणना के नाम पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को भड़का रहे हैं? क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने खुद अभी 9 तारीख को ये बात कही थी कि मुझे समय नहीं दिया जा रहा है पीएमओ की तरफ से। तो इस तरह के बयान इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। खेमचंद जी, चलता रहता है। हमारे यहाँ पे हमने देखा भी है, आदरणीय पीएम साहब खुद से भी सीएम को फोन करते हैं अलग अलग विषय। खेमचंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम आपका फोन पैच करवा लेते हैं। अरुण जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। सर, आपकी मंशा तो ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी बातें पहुंच जाएंगी पीएमओ तक, या फिर प्रधानमंत्री खुद इस ओर ध्यान देने वाले हैं? हालांकि इस तरह की जानकारी है कि अंदर खाने बातचीत चल रही है जातीय जनगणना को लेकर। गरीब जनता की, इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों की, इस देश के अति पिछड़े वर्ग के लोगों की थोड़ी बहुत भी चिंता होगी तो ये जातीय जनगणना कराने का कॉलम उसमें जोड़ेंगे। 2011 में भी जातीय जनगणना का कॉलम जोड़ा गया था, जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन इनके परिणामों को छुपा करके रख दिया गया। क्या कारण है मोदी जी, क्या कारण है कि आपने? ठीक है, मैं रोक रही हूँ अरुण जी आपको। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर अभी बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आवाज पहुंच रही है खेमचंद जी आप तक? मेरे पास आ रही है, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी भी आवाज क्लियर आ रही है। सर, मेरा सवाल वही रहेगा कि क्या नीतीश कुमार को आरजेडी भड़का रही है जातीय जनगणना के नाम पर? आरजेडी किसी भी तरीके से सत्ता में वापसी करना चाहती है और वो हम सभी जानते हैं कि वो नेगेटिव राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, क्षेत्र की राजनीति करते हैं। उनको सबका साथ सबका विकास से कोई लेना देना नहीं। अभी हमसे उम्र में बड़े हैं, सीनियर हैं,
बैठे हुए थे, वो कहते हैं अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। यही तो अंत्योदय है, और अंत्योदय के हिसाब से ही मोदी सरकार काम कर रही है। हमारी हर योजना का लक्ष्य ही अंत्योदय है, हमारी हर योजना का लक्ष्य ही अंतिम व्यक्ति है। क्या हमने जो 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट जो बनवाए, वो हमने क्या जाति के आधार पर बनवाए? वो सबको मिले, वो अल्पसंख्यकों को भी मिले, SC/ST को भी मिले, OBC को भी मिले, जनरल को भी मिले। वैसे उज्ज्वला योजना का लाभ PM किसान के माध्यम से सभी को, जो गरीब हैं सभी किसान को, जो छोटे किसान है, मझले किसान है, बड़े किसान है, जो बहुत बड़े किसान नहीं है, जो गरीब हैं, उन सबको लाभ जा रहा है। हमारी लगातार, आज आप देखेंगे जो फ्री में वैक्सीनेशन का अभियान जो तेजी से चल रहा है, उसका लाभ भी सबको दिया जा रहा है। वैसे ही आप देखेंगे फ्री राशन जो 9 महीने से ज्यादा पिछले साल और इस साल लगातार राशन दिया जा रहा है और दीपावली तक दिया जाएगा। उन सभी योजनाओं का जो लक्ष्य है वो अंतिम व्यक्ति है, वो अंत्योदय है। हम तो इसी आधार पे काम करते हैं और हम लगातार ये कोशिश करते हैं जो भी वर्ग, जो भी व्यक्ति, जो भी समाज वंचित है, उसको अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनका उत्थान किया जाए। आपने देखा किस तरीके से मोदी सरकार का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसमें SC/ST समाज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी गई है, महिलाओं को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी गई है, नॉर्थ ईस्ट को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी गई है, OBC समाज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो हमारी जो सरकार है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पे आगे चल रही है। RJD अपने हाथ पर फेंक रही है, और जब से आदरणीय लालू जी बाहर आए जेल से, तो वो अलग अलग पैंतरे अपना रहे हैं, उसी के अंतर्गत वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और JDU का गठबंधन अच्छे तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छा हमारे बीच में कम्युनिकेशन है, और साथ लेके हम फैसले ले रहे हैं। और जो भी बिहार के लिए भला है, जो भी बिहार के लिए अच्छा है, हम वो करेंगे, मिलके करेंगे और जल्द करेंगे। इसमें है ये, यहाँ पर आज तेजस्वी यादव भी ये बात कहते हुए नजर आए कि बिहार विधान परिषद में 2 बार जो है प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास भी किया गया है। उसमें आपके BJP के नेता भी शामिल रहे जातीय जनगणना को लेकर। इसके अलावा भरी संसद में संघमित्रा मौर्य ने भी कहा था जातीय जनगणना को लेकर। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, विधायक, सांसद है, वो भी चाह रहे हैं कि जातीय आधार पर जो है जनगणना हो जाए। जब हमारे विधायकों ने, हमारे सांसदों ने जब साथ दिया है, हमारे विधायकों ने जब बिहार विधानसभा में और बिहार विधान परिषद में साथ दिया है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी साथ में खड़ी है। अब जो प्रोसेस है, जो समय लगेगा, जो सिस्टम है, वो सिस्टम फॉलो हो रहा है। जब भी जनगणना होगी तो उसमें इस विषय को भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन RJD को राजनीति करनी है, उनको दुष्प्रचार करना है, उनको अपना अनगल बातें करनी है। और अभी आदरणीय, जब से हमारे लालू प्रसाद यादव जी आए, वो नए नए पैंतरे खेल रहे हैं कि हो सकता है कि नए पैंतरों से उनको सत्ता में वापसी मिल जाए। वैसा होगा नहीं, क्योंकि जनता उनसे त्रस्त है, जनता उनको देख चुकी है, जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है। नहीं, जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है, वो तो ठीक है। देखिए, आप भी जान रहे हैं कि अभी जब इलेक्शन हुए थे तो किसको कितनी सीटें मिली और उसमें JDU के क्या हाल रहे और RJD के क्या हाल रहे, तो किसने किसको नेग्लेक्ट किया है ये तो छोड़िए। अब सवाल यहाँ पर मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, जब आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चाह रहे हैं तो आपकी तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है सार्वजनिक तौर पर? और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखी है तो उस चिट्ठी का जवाब देना, क्या ये आपकी नैतिकता नहीं बनती है? 9 तारीख को उन्होंने कहा कि मैं तो 3 दिन पहले चिट्ठी लिख चुका हूं साहब, और अभी तक मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया, मेरे पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया है। तो आप लोगों की नैतिकता नहीं बनती है कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते वो चिट्ठी लिख रहे हैं, उसके बारे में कुछ तो उन्हें रिप्लाई दिया जाए? लेकिन 9 तारीख को, आज 13 तारीख हुई है, अपना सिस्टम फॉलो होगा। अभी 15 अगस्त भी है, सरकार अपना जो सरकारी कार्यक्रम होता है उसमें व्यस्त है, और सरकार किस तरीके से जवाब देगी, हमारे वो पार्टनर है, लगातार हमारी बात होती है। और हम अलग से बयान क्यों जारी करें? हमने तो साथ में जो बिहार विधानसभा में हमारे विधायकों ने साथ दिया है, तो अलग से हमें बयान जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो केंद्र सरकार है, जो सिस्टम है, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो अपना काम करेंगी, और उनमें हर एक सरकारी विषय में अपना समय लगता है, अपना प्रोसेस होता है, और उसके आधार पर वो काम करेंगे, और जो भी उचित होगा वो तेजी से होगा। और ऐसा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, और इन्फॉर्मेशन शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो RJD है वो कोशिश कर रही है कि किस तरीके से डिफरेंस पैदा किए जाए, किस तरीके से सत्ता में वापसी की जाए, किस तरीके से लोगों को भड़काया जाए, किस तरीके से भ्रम फैलाया जाए। लेकिन इनका भ्रम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी चीज है पब्लिक के सामने है, और केंद्र के पास अगर कोई मुद्दा है तो वो उसका जवाब देगी। लेकिन 15 अगस्त का समय है, हर एक जो प्रोसेस होता है सरकार का, उसमें टाइम लगता है, और जो संवैधानिक संस्थाएं अपने हिसाब से काम करती हैं। ठीक है। बताइए अरुण कुमार जी, किस बात की आप लोगों को जल्दी है, और तेजस्वी यादव क्या सोच रहे हैं? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी दोहरे तलवार पर चल रहे हैं। इन्हें अपनी बातों को सफाई गोई से रखना चाहिए कि ये जातीय जनगणना के पक्ष में है। इनको क्लियर करने की जरूरत है। क्लियर करने की जरूरत। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने कोई आरोप नहीं लगाया। आरोप कैसे लगाया? तो आप कह दिया कि हम 8 तारीख को चिट्ठी लिखे हैं, अभी तक वो उसका कोई रिप्लाई तक नहीं आया है। और उसके बाद तीन स्टेट के मुख्यमंत्री ने जाके प्रधानमंत्री से मिला और मिलकर अपनी बातों को रखा। तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, एक प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष को और एक प्रतिनिधि मंडल जो है पूरे बिहार के विधायकों का, उसको आप अवहेलना करके एक छोटी सी बात आप समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक चुल्लू भर पानी में डूब मरनी चाहिए, क्योंकि वो उस प्रस्ताव में शामिल थे जिन्होंने उसमें प्रस्ताव पारित करवाया। आज कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं काम करती है, ठीक है, लिख के दे, तो वही चिट्ठी का जवाब नीतीश कुमार को दे देते कि ठीक है 20 तारीख को मिलेंगे, 25 तारीख को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जो भी करना है क्लियर करिए। ये क्यों कह रहे हैं कि इधर से कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और उधर कह रहे हैं हम आपके साथ नहीं है? ये देखिए, ये दोहरी नीति अभी चलने वाली तो वही कह रहे थे कि जब जनगणना शुरू होगी तो इस बारे में विचार किया जाएगा। एकदम से मना तो खिमचंद शर्मा जी ने जनगणना ये क्या बात हुआ? जनगणना जब शुरू हो जाएगी तो ये क्या उस पर विचार करेंगे? जब चालू ही हो जाएगी पुराने पैटर्न पर तो शुरू क्या होगा? ये तो निर्णय लेने का वक्त है और ये निर्णय सरकार लेती है, उसके अनुसार उसमें कॉलम जोड़ा जाता है। जनगणना रजिस्टर में कॉलम जाति का, और वो उस जाति का क्या काम है, क्या काम कर रहा है, वो जोड़ने की जुटेगी। तब पता चलेगा कि देश की वास्तविक स्थिति क्या है। मोदी जी देश की वास्तविक स्थिति को देखना नहीं चाह रहे हैं। मोदी जी देश की वास्तविक स्थिति से डर रहे हैं कि कहीं अगर जातीय जनगणना होगा तो कहीं भेद खुल न जाए, और भेद खुल गया तो इनका सारा रचाया जो माया जाल है, वो माया जाल इनका समाप्त हो जाएगा और जनता इनको गद्दी से कहीं नहीं उतार दे। यही कैसे डर रहे हैं? किस तरह का माया जाल? मैं आपसे क्लियर ये बात समझना चाहती हूँ अरुण जी, किस बात से डर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि अगर जातीय जनगणना हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? फैलाए हुए हैं ये माया जाल फैलाए हुए हैं कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ, अति पिछड़ा के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और ये देखिए, जब अति पिछड़े के वर्ग में शामिल करने की बात आई तो अपना पल्ला झाड़ करके दे दिया स्टेट को। तो स्टेट को आप दे दिए तो एक रूम है और उस रूम में पहले से 20 आदमी रह रहा है, आप उसमें उस रूम में 50 आदमी की एंट्री दिलवा दिए। तो 50 आदमी का जब एंट्री दिलवाइएगा तो रूम को बड़ा करने का भी पावर दीजिएगा ना, कि ये दीवार तोड़ करके इसको बड़ा किया जाए। वो पावर नहीं दिए। ये देश की जनता को बुड़बक बनाने, बेवकूफ बनाने की काम है। ये माया जाल नरेंद्र मोदी जी का जातीय जनगणना पर ही फेल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी जो माया जाल फैला करके अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो ये समाप्त होने वाला है। क्योंकि ये जातीय जनगणना करवाने वाले नहीं है। इनको डर है कि इनको पिछड़ों के लिए अलग से योजनाएं बनाना पड़ जाएगा। इस डर के कारण मोदी माया जाल बुन रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सवाल मेरा ऐसे ही बरकरार रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों का हम यहाँ रुख कर लेते हैं। शर्मा जी बताइए, किस तरह का माया जाल बुना हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी ने कि जातीयगत जनगणना जैसे ही आप करवाना शुरू करेंगे तो वो माया जाल का भ्रम टूट जाएगा। खिमचंद शर्मा जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। सर, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी यहाँ पर अरुण कुमार जी, अगर हमें अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ ही पहुंचाना है तो उसके लिए कोई और रास्ता नहीं निकल सकता। जातिगत जनगणना की वजह से जो इतनी ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रही हैं कि कुछ लोगों को लग रहा है कि आप अपना वोट बैंक साधना चाहते हैं, और अल्पसंख्यक समुदाय को लगता है कि ये खासकर हमारे लिए कराई जा रही है क्योंकि हम पर इनका निशाना है। तो इस तरह के भेदभाव भी तो कहीं ना कहीं फैल जाएंगे। तो इसके अलावा कोई और रास्ता आप नहीं निकाल सकते? किसी भी बड़े को कोई दिक्कत नहीं है।
ये दिक्कत कुछ लोगों को द्वारा बनाया जा रहा है। आप भेड़ का गिनती कर सकते हैं, आप बकरी का गिनती कर सकते हैं, आप बाघ का गिनती कर सकते हैं, आप चील का गिनती कर सकते हैं, कौवा का गिनती कर सकते हैं। तो आदमी जो है मनुष्य है, और मनुष्य का सच्चाई है जाति। आप इसे मानिए चाहे नहीं मानिए, आपका किस समाज में किस जात में आप जन्म लिए हैं, ये इसका सच्चाई है। और उसी के आधार पर आप दलित का गिनती करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब आप दलित का गिनती कर रहे हैं तो हम तो ये नहीं कर रहे हैं कि अति पिछड़ा का गिनती कीजिए, या ये नहीं कर रहे हैं कि पिछड़ा का गिनती कीजिए। आप सभी जाति के, ब्राह्मण का भी गिनती कीजिए, भूमिहार का भी गिनती कीजिए, और उनकी संख्या और उनका रोजगार की स्थिति का अध्ययन करिए। मान लिया कि ब्राह्मण समाज में ही गरीब है, तो उनके लिए भी योजना बनेगी, और उनको कैसे ऊपर उठाया जाए, उस समाज को कैसे ऊपर उठाया जाए, ये तो नया एक तरीका ये भी तो हो सकता है सर, वर्ग के आधार पर जनगणना नहीं हो सकती। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रह रहे हैं हमारे देश में, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, ये नहीं होने वाला होगा। हम आप क्यों गड़बड़ा रहे हैं? हम क्यों गड़बड़ा रहे हैं? अगर किसी भी जाति का जनगणना अलग अलग हो जाता है, और अलग अलग होकर के उस जात का स्थिति हमें पता चल जाता है, पूरे देश को पता चलनी चाहिए कि उस समाज का, उस जाति के लोगों की स्थिति क्या है, उसमें क्या हर्जा होने वाला है। हमारे समाज में किस जात के लोग निचली स्थिति पर है, एकदम नीचे वाले परिणाम पर है, उसको किस प्रकार से ऊपर उठाया जाए, इस प्रकार की एक सोच होनी चाहिए। लोगों को इसे विद्वेष से नहीं तोड़ना चाहिए। ये एक तरह से ये अंग्रेज के जमाने में गिनती हुआ, तब ना आज आप कह रहे हैं कि 45% ओबीसी है, 50% ओबीसी है, और 10% वो है, 5% वो। अगर ये जातीय जनगणना नहीं हुई होती तो आप कैसे बताते? तो हर एक जात की स्थिति को जानने के लिए और उस पर सरकार योजना बनाने के लिए उस जात का आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है वो जानना बहुत ही जरूरी है। इसे सरकार को बताना चाहिए, तब लोग जाकर के लोगों को सामरिक विकास, सामूहिक विकास, जो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, सबका विकास तभी होगा जब जातीय जनगणना होगा। जब जातीय जनगणना आप नहीं कराइएगा तो सबका विकास संभव ही नहीं है मोदी जी। और आप अपने मोदी का बेटा यहाँ पर अरुण जी वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं, काफी देर से वो शांत बैठे हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी अरुण कुमार जी। खिमचंद शर्मा जी बोल रहे थे अरुण कुमार जी कि आपका माया जाल का जो ये भ्रम है वो टूट जाएगा अगर आप जातीय जनगणना कराते हैं तो। जाल है, हम तो लगातार विकास कर रहे हैं, तो विकास और काम वो कभी नहीं टूटता। ये डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए इनके एक्सप्रेशन से, इनकी बातों से, ये पूरी तरीके से डेस्परेट है कि भाई किस तरीके से जो कि वर्तमान स्थिति है उसमें वैक्सीन डाला जाए, किस तरीके से समाज को तोड़ा जाए, किस तरीके से भ्रम फैलाया जाए, किस तरीके से एक दूसरे के साथ शत्रुता पैदा की जाए, किस जातियों को आपस में लड़ाया जाए। ये चाहते नहीं, इनको विकास का कोई पता ही नहीं। अरे भाई आज मोदी जी आपने देखा जनरल कैटेगरी 10% रिजर्वेशन देते हैं ताकि वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, उनको भी रिजर्वेशन मिल सके, उनको भी लाभ मिल सके, उनको भी शिक्षा में अधिकार मिल सके, उनको भी नौकरियों में अधिकार मिल सके। दूसरी तरफ वो जो पिछड़ा वर्ग है उसका भी पूरी तरीके से ख्याल रख रहे हैं, ओबीसी का भी ख्याल रखे हैं, अपने मंत्रिमंडल में भी ख्याल रख रहे हैं, हर जगह ख्याल रखा जा रहा है, पार्टी में भी ख्याल रखा जा रहा है। तो मोदी जी खुद से ही सर्व समाज को साथ में लेके चल रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, हर व्यक्ति का वो उत्थान करने में लगे हुए हैं। और हमारा जो लक्ष्य है, हमारी योजनाएं हैं वो अंत्योदय के हिसाब से बन रही हैं, अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले और पर्याप्त लाभ मिले, तेजी से लाभ मिले, जितना केंद्र से भेजा जा रहा है उतना ही लाभ मिले। 1 रुपया भेजा रहा है तो 1 रुपया ही मिले। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। हम सुन लीजिए अरुण जी, सुन लीजिए, आप वरिष्ठ हैं, आप आधे घंटे से बोल रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ये दिखाता है आप अपने वरिष्ठता को भी सम्मान नहीं दे रहे हैं, आप अपने वरिष्ठता को भी सम्मान नहीं दे रहे हैं, आप अपने कम से कम उम्र और एक्सपीरियंस को सम्मान दें। आप आधा घंटा बोले, मैं चुपचाप आपको सुनता रहा। आपको सुने
आप डेस्परेट ना हो समाज को। एक तरफ तो आप बात करते हैं कि हमें जातिवाद से उभरना है, हमें जातिवाद का जो जहर है उसको खत्म करना है, और दूसरी तरफ आप जाति 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 ऐसे रटे जा रहे हो। आपको समझना पड़ेगा आज के समय की मांग क्या है। आज के समय की मांग है कि हमें देश को आगे ले जाना है, देश का विकास करना है, हर समाज को हमें जोड़ के रखना है। और मोदी जी का जो लक्ष्य है, मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो किसी को भी छोड़ नहीं रहे। वो हर एक व्यक्ति, हर एक समाज, हर एक क्षेत्र, हर एक एरिया, हर एक प्रदेश आप देखेंगे, हर एक संस्कृति, सबके उत्थान में वो लगे हुए हैं। उसी आधार पे उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया, उसी आधार पे वो योजनाएं ला रहे हैं, उसी आधार पे वो पूरी तरीके से विकास कर रहे हैं। आप देखेंगे आज से पहले नॉर्थ ईस्ट को कोई ध्यान देता था? आज नॉर्थ ईस्ट से 3-3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आज नॉर्थ ईस्ट के हर एक क्षेत्र तक रेल पहुंची हुई है, हर क्षेत्र तक जो हमारी वायु सेवा का है, हर क्षेत्र में वहाँ पे पुल बन रहे हैं, रोड तेजी से वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रही है, बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, क्योंकि मोदी जी ने हर ग्रे एरिया को आइडेंटिफाई किया है और उस पर तेजी से काम चल रहा है। आज हर एक व्यक्ति रिजर्वेशन के रेडार में है, चाहे वो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी एसटी है, कोई भी समाज का व्यक्ति है, उसको कहीं ना कहीं जो समाज में लाभ मिल सके, रिजर्वेशन का लाभ मिल सके, उसकी व्यवस्था मोदी जी ने की है। ठीक है, अरुण कुमार जी, समय की भी कमी, आखिरी कमेंट चाहूंगी मैं आपसे। हेलो, आवाज आ रही है खेमचंद जी? जी बताएं। सर, अरुण कुमार जी से आखिरी कमेंट मैं चाहूंगी। अरुण जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आ रही है। बताइए सर, समय की भी कमी है तो इस पूरे मसले पर आखिरी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, इन्होंने कहा कि मोदी जी सभी जाति धर्म वर्ग का ख्याल रख रहे हैं। तो जाति और धर्म वर्ग का ख्याल कैसे कर रहे हैं? जब तक उस जात की गिनती नहीं होगी, उसकी सामाजिक स्थिति नहीं पता चलेगा तो कैसे ख्याल रख रहे हैं? अंदाज से ही कर रहे हैं कि हम एक अति पिछड़ा को दिए। एक अति पिछड़ा में कितने जात होते हैं शायद इनको मालूम नहीं है। एक अति पिछड़ा समाज में कितने जात होते हैं, पिछड़ा वर्ग में कितने जात होते हैं, 200-300 जाति मिलाकर करके आपने एक पद मंत्री का दे करके उन्हें लॉलीपॉप देने का काम किया है, उसे अधिकार दिलाने का काम नहीं किया। अधिकार तभी मिलेगा जब उसकी जनगणना होगी, जब उसकी वास्तविक स्थिति का पता चलेगा और आपकी भी वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। आपके समाज में अगर गरीब होगा, आपके समाज में लोग पिछड़े होंगे तो उसका भी योजना बनेगा। क्यों हड़बड़ा रहे हैं? ये किसी बैकवर्ड को ही नहीं, ये फॉरवर्ड को फायदा होने वाला। और जहां तक मैं कह रहा हूँ कि जाति आप कह रहे जात मिटाने की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जहर का काट जहर होता है और जाति का काट जातीय जनगणना होगा। जब जातीय जनगणना होकर तो उसका रिजल्ट प्रकाशित होगा तो जात पात समाप्त हो जाएगा और सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भाव पूरे समाज में फैलेगा। आपकी और मंशा अगर इतनी अच्छी है तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी मांग पर जरूर ध्यान दिया जाए। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगे तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, और खबरनामा में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। जातीय जनगणना के मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिहार से लगातार आवाज उठाई जा रही है जातीय जनगणना को लेकर। हालांकि अलग अलग ऐसे राज्य हैं और कई विधायक और सांसद भी जातीय जनगणना को लेकर अपना पक्ष रख चुके हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज जातीय जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने जातिगत जनगणना पर बैठक नहीं कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपमान किया है, जबकि पीएम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर बैठक करने का अनुरोध किया था। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए आरबी उपाध्याय जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं आरबी उपाध्याय जी। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और मेरा सवाल सीधा सा है सर, जातीय जनगणना का जो ये जिन्न इस समय जागा हुआ है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वर्तमान समय में आपको जातिगत जनगणना की जरूरत महसूस होती है? देखिए पल्लवी, जातीय गणना की जरूरत है या नहीं है, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं। आप देखेंगे सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपना राजनीतिक हित साधने में लगी हुई जी। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश है। और देखिए ये किसी से छुपा नहीं है। नीतीश कुमार का जिस तरीके से वोट बैंक
घटा है, संख्या बल कम हुआ है, उनकी ताकत कम हुई है, तो वो नए सिरे से एक नया गणित रचना चाहते हैं। वो चाहते हैं दलित ओबीसी जो वोट बैंक है वो उनके पाले में आ जाए। तो एक बड़ी कवायद और उसमें उन्होंने दबाव बनाने के लिए आरजेडी को भी साथ में लिया हुआ है। आरजेडी भी वही मांग कर रही है। अब देखिए इससे भला किसका हो, बिल्कुल मेरी समझ से परे। आप आरक्षण की बात करते हैं, आप बजट की बात करते हैं। देखिए आरक्षण पहले ही कोर्ट कह चुका है, एक सीमा से ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते, और देते हैं तो कोर्ट में टिकता नहीं है और वो अमान्य हो जाता है। तो भला किसी को किसी का नहीं करना है। दर्शक भी इस बात को भली भांति समझते हैं। सरकारी नौकरी है कितनी जिसमें आरक्षण की बात करते हैं। आज जहां भी है वहां भर्ती हो नहीं रही है। और देखिए क्रीमी लेयर है, मैं तो कहता हूं जो क्रीमी लेयर है ओबीसी या एससी एसटी उसको अलग कर दें, तो जो एक्चुअल में जिसको जरूरत है आरक्षण की उसको आरक्षण मिले, उसको सुविधाएं मिले, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। प्रयास इस ओर होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस ओर कोई प्रयास नहीं है। कोई भी किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, कोई भी अपने वोट बैंक को कम नहीं करना चाहता। अगर ईमानदारी से अगर सब लोग समाज के अंतिम व्यक्ति की, अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए मैं एससी एसटी का लाभ लेकर मैं कहीं आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, कहीं जज हो गया या टीचर हो गया, तो मेरे बच्चे आगे उसका लाभ ले रहे हैं। जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो गांव में रहता है, इसकी शिक्षा नहीं है, दीक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, वो उसके हक पर डाका डाल रहे हैं। मुझे कहने में कोई बुराई नहीं। जबकि होना ये चाहिए कि प्रायोरिटी उस गरीब की जो गांव में रहता है, जिसका जीवन स्तर आजादी के इतने सालों बाद भी नहीं सुधरा है, उसको आरक्षण की जरूरत है, उसको सुविधाओं की जरूरत है, उसको मिलना चाहिए। आरक्षण देखिए कहीं ना कहीं मैं ये कहूं प्रतिभा का पलायन भी जो भारत में हो रहा है, बहुत बड़ा कारण उसके पीछे राजनीतिक लोगों का जो मंतव्य है वो साफ नजर आता है। सर, भारतीय जनता पार्टी को आप एकजुट देख पा रहे हैं इस मसले पर, जातीय जनगणना की अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि बिहार विधानसभा में जो प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें बीजेपी के विधायक भी शामिल थे और उनका भी ये कहना था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। खुद बीजेपी भी तो एकजुट नहीं है, या फिर ये भी एक रणनीति के तहत ही किया जा रहा है कि आप ये भी कहिए कि हमें जातीय जनगणना चाहिए और आप ये भी कहिए कि हमें नहीं चाहिए? देखिए कहीं ना कहीं जब विपक्षी दल रणनीति अपनाते हैं तो सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीति बनाता है, और उनकी रणनीति भी इसकी खिलाफत करने की नहीं है। उन्होंने कहा राज्य चाहे कर सकते हैं, उन्होंने राज्यों के ऊपर छोड़ा है, राज्य बात करें, अपना एक जातीय जनगणना करनी है तो वो करें। तो देखिए बीजेपी भी ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि वो ओबीसी जो वोट बैंक उसके पास है उसको नाराज कर दे। तो देखिए ओबीसी वोट बैंक में बहुत सारी जातियों को शामिल किया गया और उनको उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो उन जातियों में बेचैनी है। आरक्षण के नाम पर एक वर्ग विशेष को फायदा हुआ है, मैं कहूं जो सभी जातियों को मिलना चाहिए, जो उनका अनुपात है उस अनुपात में मिलना चाहिए, उस अनुपात में नहीं मिल पाया, तो वो लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। और उसी का परिणाम है कि चाहे वो राजभर है, चाहे वो दूसरे नेता हैं, जातीय नेता उभर कर सामने आ रहे हैं, अपने अपने समुदाय के नेता उभर कर सामने आ रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई नहीं, आरक्षण हमें भी मिलना चाहिए, हमारा इतना परसेंटेज है। अब परसेंटेज कहां से तय होगा पल्लवी? परसेंटेज जातीय जनगणना होगी तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस जाति का जो एक परसेंटेज है वो कितना है। सरकार कहीं ना कहीं उस पर सहमत नहीं दिखती। वो चाहती है कि दलित ओबीसी एसटी एस सब वोट बैंक उसके पास बना रहे, उसका भरोसा उसके ऊपर कायम रहे, लेकिन जातिगत जनगणना ना हो। और विपक्ष वही उन्हें उसी पॉइंट पर घेरने की कोशिश कर रहा है।
नीतीश कुमार उन्हें पूरी विपक्ष में तरीके भी नहीं है सर, नीतीश कुमार तो विपक्ष में भी नहीं है। और मैं एक चीज और समझना चाहती हूँ, तेजस्वी यादव कौन सी खिचड़ी पका रही हैं? अचानक से उन्हें सीएम नीतीश का अपमान महसूस हो रहा है, उन्हें बड़ा दुख हो रहा है कि आखिर सीएम नीतीश का अपमान क्यों किया जा रहा है। क्या उन्हें अभी भी कोई यहाँ पर उम्मीद नजर आ रही है, उम्मीद की किरण उन्हें दिख रही है कि वो वापस से बिहार में सत्ता में वापसी कर लेंगे? देखिए, जो समीकरण है, जो संख्या बल है, आप देखेंगे बिहार में अगर नीतीश बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ आ जाते हैं तो आरजेडी को सत्ता में भागीदारी मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो वही समीकरण देख रहे हैं और नीतीश भी दोनों पाले में कहीं ना कहीं पैर रखकर चल रहे हैं। वो बीजेपी पर एक दबाव की राजनीति करना चाहते हैं कि बीजेपी के ऊपर ये मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे कि भी अगर हम ज्यादा परेशान करेंगे या हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो ये चले जाएंगे आरजेडी के साथ और फिर उसके साथ ये सरकार बना लेंगे। तो इसीलिए उन्होंने एक दाव चला है। और देखिए, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, सहमात के खेल उन्होंने राजनीति में बिहार में खेलते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजनीति में दो और दो चार नहीं होते हैं, कोई परमानेंट दुश्मनी नहीं होती। कब नीतीश किसको कुमार दबाव की राजनीति के साथ कब तक बिहार की सत्ता में बने रहेंगे? आप कब तक कभी आरजेडी पर दबाव बनाएंगे, कब तक आप बीजेपी पर कभी दबाव बनाएंगे? आपका इंडिविजुअल अब क्या आधार रह गया है, क्या जनाधार रह गया है जेडीयू का? ये सवाल यहाँ पर काफी अहम है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आरबी उपाध्याय जी का सीधा रुख कर लेते हैं। सर, आपका आखिरी कमेंट में भी चाहूंगी इस मसले पर, क्योंकि समय की भी हमारे पास कमी है और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया ही था कि जेडीयू का अब खुद का क्या जनाधार रह गया है, कब तक आप दबाव की राजनीति करते रहेंगे? देखिए पल्लवी, इस बात को सभी जानते हैं कि उनका जनाधार घटा है और कहीं न कहीं नीतीश उस बात से बहुत चिंतित है और उसी पर वो काम कर रहे हैं। जो जातीय जनगणना की मांग उन्होंने जो उठाई है उसके पीछे मंतव्य वही है कि वो SC ST जो वोट बैंक है, जो उनसे पिछड़ गया है, वो वोट बैंक फिर से उनके साथ जुड़े, जिससे उनकी पार्टी मजबूत हो। और इसी कड़ी में आप देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा को लाना और उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी ज्वाइन कराना, तो वो जितने भी समीकरण हैं उन समीकरणों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के ऊपर वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बना के रखना चाहते हैं कि भी अगर आप नहीं मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इधर चला जाऊंगा और आरजेडी के साथ सरकार बना लूंगा, तो मुझे न इधर खतरा है। यहाँ पर कर रहे हैं और ये देखने वाली बात रहेगी कि जातीय जनगणना को लेकर आने वाले समय में बिहार में क्या कुछ देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।